अच्छा, तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखें, ये तो हो गई पूरी की पूरी ना, हमने क्लॉट फॉर्म कर दिया। ये क्या बन गया आपके पास, कोई भी क्लॉट बन गया। अब देखिए, अगर ये क्लॉट यहाँ पर रहेगा तो ब्लड को यहाँ से ट्रांसफ़र होने में मसला होगा। तो इसको हमने क्या करना है, लेवल अप करना है कि बिल्कुल लेवल तक आ जाए। अब देखें, इसके लिए ना आपके पास जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम आपके पास रिलीज़ करती है एक जो है ना प्रोटीन रिलीज़ करती है, जिसे आप कहते हैं क्या, TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्या, टिश्यू, ठीक है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या करेगा, कन्वर्ट्स द प्लाज्मिनोजन इनटू द प्लाज्मिन। क्या, plasminogen into the plasmin, and this plasmin is responsible for cutting off the fibrin threads। ये क्या करेगा, यहाँ से इस फिब्रिन मेशर को पूरे को कट कर देगा और यहाँ से ना इस क्लॉट को बिल्कुल लेवल अप कर देगा आपके पास क्या, प्लाज्मिन। एंड प्लाज्मिन का आपसे फंक्शन पूछा जाता है। सो दिस इज़ वन मैकेनिज़्म कि जो है ना ब्लड की क्लॉट को कैसे कम किया जाए। अच्छा, एक और मैकेनिज़्म होता है यहाँ पर आपके पास ना, एंडोथीलियम 3 चीज़ें रिलीज़ कर रही होती है। नंबर 1 इज़ योर नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या करेगी, बिल्कुल वेसल को क्या करेगी, डायलेट कर देगी। क्या करेगी, डायलेट कर देगी। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये भी आपके पास क्या करेगा, ब्लड वेसल को क्या करेगा, डायलेट करके रखता है। ये नॉर्मल का बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल में ये होता है कि जो है ना, ये नॉर्मली आपके पास यहाँ पर क्लॉट क्यों नहीं बनता। अब नॉर्मली ब्लड में आपके पास ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके पास एंडोथेलियल सेल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली क्लॉट नहीं बनता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ योर एडिनोसिन डाईफॉस्फेटेज। मैंने यहाँ पर AD लिखा है, AD इज़ फॉर एडिनोसिन डाईफॉस्फेटेज, मैंने पूरा लिखा हुआ है फास्फेटेज। दिस इज़ द फास्फेटेज, नॉट द एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। दिस इज एडिनोसिन डाईफॉस्फेटेज विच क्लीव्स द ADP। और ADP क्या कर रहा था, यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहा था, किसकी, अदर प्लेटलेट्स की। जब ये रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो बाकी सारे प्लेटलेट्स यहाँ पर नहीं आएंगे एंड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। सो दिस इज़ एन अदर मैकेनिज़्म कि जो है ना आपके पास इस तरह से आपके पास काम करती है आपके पास एंडोथीलियम, कि जो है ना इसको कम करें, ठीक है। अच्छा, एक और मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू ना आपकी ये एंडोथीलियम करती है वर्क, जिसकी वजह से जो है ना आपके पास ये कम होते हैं फॉर्मेशन इनकी। इसमें ना एक द इम्पॉर्टेंट वन इज़ योर, ये ना एक सरफेस मॉलिक्यूल शो करती है एंडोथीलियम। उस मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हैं, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। क्या, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। अब ये जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन है, क्या, ये जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन है, ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन आपके पास ना बाइंड करेगा किसके साथ, थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल के साथ। ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन है, ये यहाँ पर इसके साथ बाइंड करेगा। दिस इज़ योर थ्रोम्बिन। दिस इज़ योर थ्रोम्बिन। अब दिस थ्रोम्बिन एक्टिवेट्स एन अदर प्रोटीन विच इज़ नोन एज द प्रोटीन C। दिस इज़ योर सीजर लाइक कटर नोन एज द प्रोटीन C। क्या, अब प्रोटीन C क्या करेगा, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8 को क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। मतलब क्या करेगा, इनको कट कर देगा। मैंने यहाँ पर एज अ सीजर इसको दिखाया हुआ है प्रोटीन C को। ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा। जब इसको कट कर देगा तो फैक्टर 8 इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 9 into 9 एक्टिव एंड 10 into the 10 एक्टिव। अगर ये यहाँ पर प्रोसेस नहीं होगा तो फिब्रिन नहीं बनेगा ना। फिब्रिन नहीं बना तो क्लॉट की फॉर्मेशन कैसे होगी, नहीं होगी। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज द वन मैकेनिज्म। इन प्रोटीन C डिपेंड ऑन द प्रोटीन S। प्रोटीन S वर्क एज अ को फैक्टर फॉर द प्रोटीन C, ठीक है। प्रोटीन C के लिए यहाँ पर क्या चाहिए आपको, प्रोटीन S होगा तो प्रोटीन C वर्क करेगा। आपको ये याद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आपके पास यहाँ पर एक और मैकेनिज़्म आता है जो कि वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पर ना आपके पास एंडोथीलियम एक मॉलिक्यूल शो कर रही होती है जिसे आप कहते हैं क्या, हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल। क्या, हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल विच इज़ आल्सो नोन एज द हेपरिन सल्फेट। क्या,
हेपरन सल्फेट इज़ द एंटी कोएगुलेंट, जिसकी वजह से ब्लड में कोएगुलेशन नहीं होती नॉर्मली, हेपरन सल्फेट। अब हेपरन आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, बाइंड करेगा एक मॉलिक्यूल के साथ, जिसे आप कहते हैं क्या, एंटी जो है ना एंटी थ्रोम्बिन 3, क्या, एंटी थ्रोम्बिन 3। यार ये मैं ना शॉर्ट लिख रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर मुझे वो जगह नहीं दी इतनी, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन, चलो यहाँ लिख देता हूँ एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। अच्छा इससे बेहतर तो नहीं लिखता मैं, ठीक है। बहरहाल नाउ दिस एंटी थ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल जो है ना क्या करेगा, इनहिबिट्स द थ्रोम्बिन, क्या, इनहिबिट्स द थ्रोम्बिन। ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा थ्रोम्बिन को। नंबर 1 फंक्शन। नंबर 2 फंक्शन इसका क्या होगा, इट क्लीव्स द फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, क्या, इट क्लीव्स द, दिस इज़ योर फैक्टर 10 एंड दिस इज़ योर फैक्टर नंबर 9। ये इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेगा, एज अ सीजर इनको क्लीव या फिर कट कर देगा। मैं ये क्लीव और कट जो है ना फॉर द अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर एंटी थ्रोम्बिन 3 मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ हाउ हेपरन सल्फेट वर्क्स। ये हेपरन सल्फेट और थ्रोम्बोमोड्यूलिन पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। सो आपने ये दोनों याद करने हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा यहाँ पर ना मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक चीज़ होती है प्लेटिलेट एग्रीगेशन। प्लेटिलेट एग्रीगेशन को मैं ना इसके साथ मिक्स कर रहा था, लेकिन बट वो सेकेंडरी की भी जो है ना, सेकेंडरी प्लेटिलेट प्लग की जो है ना डेफिनेशन वहीं से बनती है। प्लेटिलेट एग्रीगेशन की डेफिनेशन होती है स्टिकिंग ऑफ प्लेटिलेट्स विद द सरफेस ऑफ द प्लेटिलेट इज कॉल्ड प्लेटिलेट एग्रीगेशन। मैं भी तभी जो है ना वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहा था बिकॉज मुझे लग रहा था कि जो है ना ये एक टर्म होता है ये, ठीक है। अच्छा तो ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद ना मैं आपको कुछ डिजीज़ बताता हूँ। फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10 की डेफिशिएंसी से आपके पास जो डिज़ीज़ होगी उसमें आपके पास होती है सिवियर ब्लीडिंग, मतलब क्या, बिल्कुल हाई ब्लीडिंग होगी, हाईली नहीं, हाई ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ पर मैंने टी को वो डंडा नहीं दिया, यहाँ पर चलो देते हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन आपके पास जब डेफिशिएंट होगी, ये क्या, इन सब की डेफिशिएंसी, ये क्या है, ये सब इनकी डेफिशिएंसी में हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन जब डेफिशिएंट होगा तो आपके पास जो है ना पेशेंट आपके पास इनकम्पेटेबल होगा विद द लाइफ, वो ना आपके पास लाइफ से बिल्कुल इनकम्पेटेबल होगा, ठीक है, ये याद करना है इसमें। एंड फैक्टर 10 में आपके, फैक्टर 11 अगर डेफिशिएंट होगा तो आपके पास जो ब्लीडिंग होगी वो बिल्कुल माइल्ड होगी, मतलब थोड़ी सी होगी। अगर फैक्टर 12 आपके पास डेफिशिएंट है तो आपके पास ब्लीडिंग नहीं होगी, बट देयर इज़ अ चांस ऑफ थ्रोम्बोसिस। वहाँ पर आपके पास ना थ्रोम्बोसिस के बहुत चांसेस हो जाते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या, थ्रोम्बोसिस के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद करना है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इनकी डेफिशिएंसीज। और यहाँ पर ये ग्लांसमैन सिंड्रोम और ये आपके ग्लांसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया एंड बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम कभी नहीं भूलनी, ठीक है। अच्छा तो ये भी हमारे पास हो गया। हाँ आपके पास जब ये वॉन विली-ब्रेन फैक्टर नहीं होता ना, तो वॉन विली-ब्रेन फैक्टर की डेफिशिएंसी भी यही होती है, ठीक है। बट इसमें होता क्या है, आपके पास ना स्मॉल पेटिकल हेमरेजेस हो जाती हैं, पेटी की फॉर्म हो जाती है। पेटी की आपके पास साइज़ होती है 2 मिलीमीटर होती है। पेटी की मतलब क्या, पिन पॉइंट होता है, मतलब क्या, पिन पॉइंट हेमरेज, लाइक दिस इज, इतना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास या तो वहाँ पर परपरा हो जाएगा, परपरा की आपके पास ना बस सिर्फ साइज़ बड़ी होती है, आपके पास 3 मिलीमीटर होती है, आपके पास पेटिकी की 2 मिलीमीटर होती है, ठीक है। परपरा की ग्रेटर देन 3 होती है। अच्छा उसके बाद आपके पास जो आती है हाँ एक आती है आपके पास क्या, जो सेकेंडरी प्लेटिलेट प्लग था ना, ये सेकेंडरी प्लेटिलेट प्लग, ये जो मैंने यहाँ पर बताई ना बर्नार्ड और ये दोनों आपके पास प्राइमरी प्लेटिलेट प्लग के जो है ना डेफिशिएंट फॉर्मेशन नहीं होगी तो तभी होंगे। सेकेंडरी में आपके पास क्या होती है, आपके पास ना ब्लीडिंग होती है, कहाँ से, जॉइंट्स एंड मसल से। अगर जॉइंट में से आपके पास ब्लीडिंग हो, उससे हम एक टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, जो है ना हीम आर्थरोसिस, क्या, हीम आर्थरोसिस। ये मसल की जो है ना मसल नहीं, जॉइंट की क्या होती है, आपके पास ब्लीडिंग होती है, तो इसे हम कहते हैं क्या, हीम आर्थरोसिस। अच्छा तो ये भी हमारे पास हो गया। एंड आपके पास जब
ब्लीडिंग, हाँ ब्लीडिंग हो रही है बस इस जॉइंट में, आपके पास क्या है, हीम आर्थरोसिस। अगर आपके पास ब्लीडिंग 20% ऑफ द ब्लड से बिल्कुल जो है ना अबव है, 20% ऑफ ब्लड है, उससे ज़्यादा आपके पास जो है ना ब्लड लॉस हो गया है, तो आपके पास पेशेंट जो है ना हेमरेजिक शॉक या फिर उसे हम हाइपोवोलेमिक शॉक भी बोलते हैं, उसमें चला जाएगा, ठीक है। वो जो इवेंचुअली लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट, बट जल्दी में जो है ना उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यार मैं ये पॉइंट्स लिख नहीं रहा माजरत के साथ, ठीक है। अच्छा मैं बस काम की चीज़ें बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा फार्मा को टच करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आप ये पढ़ेंगे आगे, तो पढ़ेंगे जो है ना, यहाँ पर मैं बताता जा रहा हूँ तो आपको आगे आसानी होगी। यहाँ पर 2 ड्रग्स होते हैं जो ना P2Y12 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। दिस इज़ योर P2Y12 रिसेप्टर्स। यहाँ पर जो है ना, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये स्टेबलाइज नहीं होंगे। ये क्या कर रहा था, इसके साथ ADP बाइंड कर रहा था, ADP जब इसे बाइंड कर रहा था तो ये कैल्शियम को बढ़ा रहा था। अब कैल्शियम क्या कर रहा था, इसको स्टेबलाइज कर रहा था। जब अगर इसको इनहिबिट करेंगे तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा, तो आपके पास ब्लीडिंग मतलब क्या होगा, आपके पास ब्लीडिंग होगी। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे क्लॉट्स हैं तो क्लॉट फार्मेशन, मतलब क्या, आपके पास लेट सपोज आपके पास पेशेंट है DVT का, तो आप DVT में ये दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी आपके पास जो है ना क्लॉट है, लाइक आपके पास कोरोनरी आर्टरी का क्लॉट है, तो उसमें आप दे सकते हैं DVT। तो मैंने वहाँ पर वो बोल दिया, वहाँ पर आप हेपरिन एंड वारफेरिन देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर कोई भी क्लॉट हो किसी भी आर्टरी में, तो ये आप दे सकते हैं, ये दोनों P2Y12R रिसेप्टर इनहिबिटर। इसमें आपके पास 1 आता है, आपके पास क्या, क्लोपिडोग्रिल। क्या, क्लोपिडोग्रिल। ये आपके पास है ना वाइडली यूज्ड ड्रग है, बहुत वाइडली यूज्ड ड्रग है आपके पास क्लोपिडोग्रिल। आपके क्या होता है, ये जो है ना थ्रोम्बोलिटिक ड्रग होता है। थ्रोम्बोलिटिक का मतलब क्या, वो थ्रोम्बस मतलब क्या, वो क्लॉट्स को डिग्रेड करता है। एंड देन अदर वन इज योर टिक्लोपिडीन। क्या, टिक्लोपिडीन जो है ना इसको इनहिबिट करता है, ठीक है, इन सेम ऐसे वर्क करता है। अच्छा एक होता है COX-1 इनहिबिटर। व्हाट इज COX-1? COX-1 आपके पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं क्या, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2। अगर इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी, तो मतलब क्या, मतलब क्या क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी। आपके पास ना यहाँ पर इसे हम देते हैं क्या, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। क्या, सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज़ योर एस्पिरिन। क्या, इसे हम सैलिसाइलिक, पता नहीं यार, ASA लिखते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। हाँ इसको ना ASA लिखते हैं, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। आपके पास क्या होती है, एस्पिरिन होती है। आप सुना तो होगा, खून पतला करने वाली दवा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आती है हमारे पास क्या, ग्लाइकोप्रोटीन 2B इनहिबिटर एंड 3A इनहिबिटर। ये वाला अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो यहाँ पर फार्मेशन नहीं होगी क्लॉट की, ठीक है। ये आपको पता है इसका पूरा मैकेनिज्म। इसमें आपके पास एक ड्रग आता है आपके पास, टायरोफिबेन एंड एप्टीफाइबेटाइड। क्या, एप्टीफाइबेटाइड एंड टायरोफिबेन। आपके पास ये दोनों इस रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, मतलब क्या, इस प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करते हैं। अच्छा एक और ड्रग आता है जिसे आप कहते हैं क्या, कोमेडीन। क्या, कोमेडीन आपके पास क्या करता है, आपके पास विटामिन K को इनहिबिट करता है। क्या, विटामिन K के जो भी आपके पास वो है ना विटामिन K को इनहिबिट कर गया, तो विटामिन K डिपेंडेंट कौन से फैक्टर थे, 2, 7, 9, 10 वो इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है। एंड वारफेरिन इनहिबिट्स द फैक्टर नंबर 10। अगर 10 को इनहिबिट कर दिया वारफेरिन ने, तो पूरी कहानी ही ख़त्म क्लॉट फॉर्मेशन की, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे, थोड़े से ड्रग्स थे जिनकी ना हमने बात की अभी। अच्छा सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हीमोस्टेसिस। होप कि आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा।